क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। कहो भला जो लोग इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? मैं वेलकम करता हूँ 11वीं जमात या जिसे हम फर्स्ट ईयर कहते हैं उसके तालिब इल्मों को अपने चैनल में। आज हम उर्दू के सब्जेक्ट से आगाज़ कर रहे हैं अपने पहले लेक्चर का। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने गौर से इस चैनल पे, जो हमारा मकसद है आपको इल्म देना, तो आपको इल्म मिलेगा। मेरी कोशिश ये होगी कि आपको इम्तिहानी तरीक़ाकार से किस तरह पेपर को समझना है, किस तरह उसका जवाब देना है, ये समझा सकूं। और यकीन करें अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर आपको नोट्स का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। ये जो नोट्स का कल्चर आ गया जिस पे हमारी एकेडमी अपना कारोबार चला रही हैं, इन्होंने आपको मोहताज कर दिया है। तो इस मोहताजी से जान छुड़ाएं, बुनियादी इल्म हासिल करें और यकीन करें जो तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा आज, और जिस एक ख़ास सवाल के हवाले से, फिर इस तरह हम बाकी सवालों को भी लेंगे, तो आप न सिर्फ अपनी जो निसाबी किताब है उसमें से या बाहर से भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप बग़ैर रटा लगाए, बग़ैर किसी नोट्स के ख़ुद उसका जवाब दे सकते हैं। और यही एक तालिब इल्म में ख़ूबी होनी चाहिए। यही इल्म का मकसद है कि आप कोई भी इम्तिहान हो, ये बोर्ड का इम्तिहान हो या इंटरव्यू हो या आगे आपने इम्तिहान देने हैं, नौकरी के लिए आपने इम्तिहान देने हैं, तो आप उनमें सुरखरू हों और आप समझ सकें बुनियादी चीज़ों को। अगर आप बुनियादी चीज़ें समझ गए तो बाकी आपके लिए सब आसान हो जाता है। तो आइए चलते हैं हम आज के अपने लेक्चर की तरफ। बोर्ड के पेपर में एक सवाल आता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ में से कुछ सवाल बनाए जाते हैं जिनका आपको जवाब देना होता है। अब हो ये रहा है कि अगर आप नोट्स के सहारे चलेंगे तो कितने पैराग्राफ्स के आप नोट्स बनाएंगे, कितने सवालों के जवाब आप याद करेंगे। और अगर चलें आपने कर भी लिया और वो सवाल वहाँ ना आए, बोर्ड में कोई और सवाल आ गया, तो आप घबरा जाएंगे, तो स्टूडेंट फिर परेशान हो जाता है। इसलिए आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप कोई भी पैराग्राफ अगर आपको दे दिया जाए, न सिर्फ आपकी निसाबी किताब में से बल्कि बाहर से भी, तो आप उसको हल कर सकें। बुनियादी तौर पे जो फेडरल बोर्ड में एक नया कंसेप्ट आया है कि स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का या लर्निंग आउटकम का, तो ये समझ लीजिए कि इसका मकसद ये है कि स्टूडेंट ने क्या समझा है। आपको अगर एक चीज़ दी गई है तो आपने उससे क्या अख़ज़ किया है। आपका जो मुम्तहिन है, जो क्वेश्चन बना रहा है, वो ये जानना चाहता है कि आपका जवाब ये ज़ाहिर करे कि आपने उस चीज़ को, या अगर ये पैराग्राफ, हम इसकी मिसाल लेते हैं कि जो सामने पैराग्राफ आप दे रहे हैं, इसी पैराग्राफ पे हम आज बात करेंगे, इसके आपको जवाब और क्वेश्चन वगैरह बताएंगे, तो किस तरह आपने उसको अंडरस्टैंड किया है और यहीं से आपको फिर उसके नंबर मिलेंगे। तो नंबर की दौड़ भी अब ख़त्म हो गई है। बहुत अच्छा कदम उठाया बोर्ड ने कि जब ग्रेड आएंगे। अब आप बेफिक्र न करें, अगर आपके मिसाल के तौर पे 600 और 650 के दरमियान में 620 भी नंबर हैं या 640 भी हैं, तो आपके नंबर मार्क्स नहीं होंगे, आपको ग्रेड दिया जाएगा। अगर वो बी में आता है तो आप बी में होंगे। तो इस तरह से जो नंबर की एक रेस थी, वो भी एक गैर फितरी रेस थी जो ख़त्म हो गई है। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं। ये पैराग्राफ मैं इस तरह का आपको हर आपकी जो किताब है उसके हर सबक में से 1 या 2 पैराग्राफ आपको अपने लेक्चर्स में समझाता रहूँगा प्रैक्टिस के लिए। तो उसके बाद इंशाल्लाह आप तमाम पैराग्राफ्स को ख़ुद हल कर सकेंगे। तो बुनियादी चीज़ ये है, जो हमारे जो उस्ताद हैं, जो स्कूल एकेडमीज़ हैं, जो गलती कर रहे हैं, वो ये है कि हम आपको जवाब सिखा रहे हैं, हम आपको जवाब ढूंढना सिखाते हैं। नहीं, जवाब ढूंढना तो है, लेकिन उससे पहले आप सवाल बनाना सीखें। जब आप सवाल बनाना सीख जाएंगे तो जवाब तो खुद ब खुद आपको आ जाएगा। तो
अब वो कैसे सीखेंगे, ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसी पैराग्राफ को ले लेते हैं जो आपके सामने है। हम पहली लाइन पढ़ते हैं। आपने एक एक लाइन को पढ़ना है, उसको समझना है, क्योंकि देखें मुश्किल अल्फाज के मानी तो आपको खैर नेट पे भी मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। बात उस जुमले को समझना है, उसके अल्फाज के मीनिंग को पहले समझें, फिर जुमले को समझें। खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ ये मज़मून है, और इसमें जो पहली लाइन है कि ये एक नहायत उम्दा और आज़मूदा मक़ूला है। अब गौर से दोबारा इस लाइन को पढ़िए। खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं। ये है वो लाइन जिसके बारे में आगे बात की गई है, और आगे क्या कहा गया है वो ये है, ये एक नहायत उम्दा और आज़मूदा मक़ूला है। अब इस जुमले में जो ख़ास बात है, इस तरह आपने हर जुमले को फिर देखना है। ये मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। आप देखिएगा कि इसमें क्या बात की गई है और उसमें ख़ास दो अल्फाज क्या हैं। मक़ूला यानी वो जुमला जो सदियों से आजमाया हुआ है और नस्ल दर नस्ल चल रहा है और जो सच पर मबनी होता है। अब बात की गई है एक जुमले की, मक़ूले की, वही कि अपनी मदद आप वाला। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, ये है मक़ूला। और इसमें दो बातें बड़ी हैं हमें जो इस मक़ूले के बारे में कही गई हैं। वो क्या हैं? एक तो ये कि उम्दा है, दूसरा क्या है? आज़मूदा है। आप पूरी लाइन पढ़ लीजिए, यही कहा गया है। तो इस एक ज़िक्र हुआ है मक़ूला, और दूसरा उसकी खसूसियात हैं। खसूसियात क्या हैं? कि वो एक उम्दा है और आज़मूदा यानी आज़माया हुआ है। उम्दा है, बेहतरीन है। चलिए अब आप कोशिश कीजिए कि आप पेपर बना रहे हैं, आप क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, तो आपको अगर सवाल बनाना है तो आप क्या सवाल बनाएंगे इस जुमले के हवाले से? सोचें, मैं भी आपको बताता हूँ, फिर आप अपनी कोशिश कीजिए, थोड़ा सा सोचिए और कोई क्वेश्चन बनाइए। देखिए इसमें एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि अगर आपसे MCQs पूछे जा रहे हैं तो 3 ऑप्शन मिल सकते हैं कि इस जुमले में किसके बारे में बात की गई है, कहावत, शेर या मक़ूला। इन तीनों में से कौन सा जवाब दुरुस्त है? ये सवाल आप बना सकते हैं। जवाब आपको पता चल गया, खुद ही पता है। दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि मक़ूले के बारे में उसकी जो नुमायाँ ख़ास खसूसियात हैं वो क्या बताई गई हैं। मैंने आपको बता दिया, आपने गौर से पढ़ा कि एक उम्दा है और दूसरा आज़मूदा है, तो इसका जवाब खुद ब खुद बन गया। आपने सवाल भी बनाया, आपने जवाब भी दे दिया। तो ये तरीक़ाकार होगा हमारा इस पैराग्राफ को देखने का। अगली लाइन पे चलते हैं कि इस छोटे से फ़िक्रे में इंसानों का, अभी गौर से पढ़िएगा 3 लफ्ज़, इस छोटे से फ़िक्रे में इंसानों का और कौमों का और नस्लों का तजुर्बा जमा है। तो इस जुमले में जो ख़ास 3 लफ्ज़ हैं जिनके बारे में बात की गई है वो क्या हैं कि इंसानों का, नंबर 2 कौमों का, नंबर 3 नस्लों का। इनका तजुर्बा जो है, इन 3 चीज़ों का वो जमा है इस मक़ूले की तारीख़ में। यहाँ तक आप समझ गए। अब आप इस जुमले को दोबारा पढ़ें और इसमें से कोई क्वेश्चन बनाएं। आप ख़ुद बनाएं, शाबाश। जुमला फिर पढ़िए। इस छोटे से फ़िक्रे में इंसानों का और कौमों का और नस्लों का तजुर्बा जमा है। जी, क्या सवाल बन सकता है? जी, एक सवाल मैं बता देता हूँ कि इस जुमले में किन का तजुर्बा शामिल है या जमा है। तो मैंने आपको बताया, वो 3 लफ्ज़ आपने पहले से अलहदा कर लिए, आपने ख़ुद सवाल बनाया। अब इस तरह का कोई एक सवाल और आप बना सकते हैं इस जुमले पे, तो ज़ाहिर है आपका जवाब खुद ब खुद आ जाएगा। इसलिए कि जब आप सवाल बना रहे हैं तो समझ के बना रहे हैं ना, जिस चीज़ को आप समझते हैं सवाल आप उसी का बनाते हैं। तो ये तरीका आप रखें, आप सवाल बनाएं, जवाब खुद ब खुद आ जाएगा। और जब जवाब देना आ जाएगा, सवाल बनाना आ जाएगा, तो आपको पेपर में कोई भी पैराग्राफ दे दें, आप आराम से उसका जवाब ढूंढ लेंगे और बना लेंगे। तो अगले जुमले की तरफ चलते हैं। एक शख्स में अपनी मदद करने का जोश उसकी सच्ची तरक्की की बुनियाद है, और जबकि ये जोश बहुत से शख्सों में पाया जावे तो वो कौमी तरक्की और कौमी ताकत और कौमी मजबूती की जड़ है।
जबकि किसी शख्स के लिए या किसी गिरोह के लिए कोई दूसरा कुछ करता है तो उस शख्स में से या उस गिरोह में से वो जोश अपनी मदद करने का कम हो जाता है। जी, अब फिर हम ज़रा टुकड़े करते हैं, पहली लाइन की तरफ चलते हैं। जो हमने पढ़ा कि एक शख्स का जोश तो उस एक शख्स के लिए है, लेकिन यही जोश बहुत से शख्सों में पाया जावे, पुरानी उर्दू है जो उसका अंदाज़ था, पाया जावे यानी पाया जाए। तो जब वो एक शख्स का जोश है, अगर वो 10 में आ जाए, वो 100 में आ जाए, यूँ कम्युनिटी में फैल जाए, पूरे माशरे में 100 लोगों में वही जज्बा और जोश पैदा हो जाए, तो फिर क्या होता है कि जब ये बहुत से लोगों का जोश होगा तो फिर 3 चीज़ें सामने आती हैं। इस जुमले में आपने गौर करना है, 3 चीज़ों को आपने नोट किया कि 3 चीज़ें बताई गई हैं। कौमी तरक्की नंबर 1, नंबर 2 कौमी ताकत और नंबर 3 कौमी मजबूती। यानी 3 कौमी चीज़ें, कौमी तरक्की, कौमी ताकत, कौमी मजबूती। तो ये 3 चीज़ें आई हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस जुमले पे आप सवाल बनाएं तो आप क्या सवाल बनाएंगे? सोचिए। देखें, एक सवाल तो ये भी हो सकता है कि जोश अगर मजमूई तौर पर हो या ज़्यादा लोगों में हो तो वो किस चीज़ का बायस बनता है? जी, अब जवाब बताएं। जी हाँ, तो 3 चीज़ें बताई हैं, कौमी तरक्की, कौमी ताकत और कौमी मजबूती। तो इस तरह आप कोई और सवाल भी बना सकते हैं। इसी जुमले को आप ख़ुद बनाएं। ख़ुद जब आप सवाल बनाएंगे तो ख़ुद ब खुद जवाब भी आपके सामने होगा, आपको मुश्किल नहीं होगी। तो जवाब ढूंढना, निकालना ज़्यादा मुश्किल है, सवाल बनाना ज़्यादा आसान है। और सवाल बनाएंगे तो ख़ुद ब खुद जवाब आपके सामने आता जाएगा और ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। किसी भी पैराग्राफ पे जब आपको दिया जाएगा तो बहुत आराम से आप उसका जवाब निकाल लेंगे, आपको कोई भी सवाल पूछा जाए तो। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं और अगली लाइन है कि जब किसी शख्स के लिए या किसी गिरोह के लिए कोई दूसरा कुछ करता है, अब ये जहन में रखिए, कौन कर रहा है? वो खुद नहीं, उस गिरोह के लिए कोई दूसरा कुछ करता है तो उस शख्स में से या उस गिरोह में से वो जोश अपनी मदद आप करने का कम हो जाता है। यानी अगर एक आदमी करेगा तो उसका जोश कम होगा, और अगर मजमूई तौर पे जो कौम में है 50, 60, 70 लोगों में वो जोश और जज्बा है और वो ख़त्म हो गया और कोई दूसरा उनकी मदद कर रहा है और उनको इसका एहसास ही नहीं होता, वो चाहते हैं कि वो खुद ना करें, कोई और आए और उनका काम कर दे, उनकी मदद कर दे, तो फिर उनका अपना जोश, अपनी मदद करने का जो जोश और जज्बा है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। और इसी के साथ गैरत, जो एक नहायत उम्दा क़ुव्वत, गौर कीजिए इसके बारे में क्या बताया गया, गैरत जो एक नहायत उम्दा क़ुव्वत इंसान में है, और इसी के साथ इज़्ज़त। अब इज़्ज़त की क्या तारीफ़ की गई है? जो असली चमक दमक इंसान की है, यानी इज़्ज़त इंसान की जो असली चमक दमक वो इज़्ज़त ही होती है, और क़ुव्वत क्या है? वो गैरत है। तो ये गैरत ख़ुद ब खुद जाती रहती है, और एक कौम का ये हाल हो तो वो सारी कौम दूसरी कौमों की आँख में ज़लील और बेइज़्ज़त हो जाती है। यहाँ तक आपने देखा कि इस जुमले में क्या ख़ास बातें हैं। गैरत एक क़ुव्वत है, यानी गैरत का जिक्र किया गया इस जुमले में, और ये कहा गया कि गैरत क्या है? वो एक क़ुव्वत है। दूसरी बात इज़्ज़त की गई है, और इज़्ज़त को क्या बताया गया है कि ये इंसान की असली चमक दमक है। और होता क्या है कि जब आप अपनी मदद करना छोड़ दें और दूसरों पे इन्हिसार करें तो फिर ये दोनों चीज़ें जाती रहती हैं, यानी आपकी गैरत ख़त्म हो जाती है, आपकी जो असली चमक दमक है वो आपकी गैरत की वजह से है, वो ख़त्म हो जाती है। तो जब ये ख़त्म होती है तो फिर होता क्या है, अगर एक आदमी के साथ हो तो उस एक आदमी की हैसियत होगी, लेकिन अगर सारी कौम के यही हाल हो जाए, 100 बंदे, 10,000, 2,000, 1 लाख बंदों के अंदर यही जज्बा पैदा हो जाए कि वो दूसरों पे इन्हिसार करें, दूसरों से मदद मांगें और ख़ुद अपनी मदद ना करना चाहें, अपने पाँव पे खड़ा ना होना चाहें। उसी तरह जिस तरह मैंने कहा था कि आप नोट्स के मोहताज हैं, आप नोट्स, हमारी आदत बन गई है तो हम खुद मोहताज हो गए हैं, अपनी मदद आप नहीं कर रहे, तो अपनी मदद आप कीजिए, लेक्चर को समझिए, गौर से सुनिए, देखिए, तो आप ख़ुद क्वेश्चन भी बनाएंगे, जवाब भी देंगे और आपके पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे, आपको रटे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आते हैं उस तरफ, सारी कौम का यह हाल हो तो फिर क्या होता है, उस कौम का अंजाम क्या होता है कि वो दुनिया की नज़रों में ज़लील हो जाती है, रुसवा होती है, उसको ज़िल्लत और रुसवाई मिलती है। देखिए, अगर कोई आके आपसे भीख मांगता है
कोई आपके आगे हाथ फैला के खड़ा हो जाता है तो उसकी क्या इज़्ज़त है? कोई इज़्ज़त नहीं है। हाथ फैलाने में कोई इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त वही है कि आप ख़ुद वक़ार के साथ अपने पाँव पे खड़े हों, ख़ुद मेहनत करें और अपने मसाइल का हल ढूँढें। इसी में आपकी इज़्ज़त है। और यही कुछ सर सैयद अहमद ख़ान ने इस पैराग्राफ में कहा है। और इसी पैराग्राफ के हवाले से अगर सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीर की खूबी पे कोई सवाल आता है तो यही बातें हैं। सर सैयद क्या कह रहे हैं हमें, उनका पैगाम कितना अहम है, यही उनकी तहरीर की खूबी है। अच्छा, अब आप इन 2 जुमलों को जो हमने अभी पढ़े, इन पे आप सवाल बनाएं खुद। देखते हैं कि आप इस पे कितने सवाल बना सकते हैं। और फिर जब आप सवाल बनाएंगे फिर उनका जवाब भी देखें कि कितनी आसानी से आपका जवाब भी मिल जाता है। आपको सवाल आपने बनाया, जवाब खुद ब खुद सामने आ गया। तो सवाल बनाने की प्रैक्टिस करनी है आपने। हर पैराग्राफ, एक एक पैराग्राफ आपने देखना है। एक एक लाइन को पढ़ के 1 या 2 लाइनों को आप इकट्ठा कर लें और उनमें से सवाल बनाना सीखें। आप 10 दिन ये प्रैक्टिस करके देख लें। यकीन कीजिए 10 दिन के बाद आप पूरी किताब में से कोई भी पैराग्राफ हो, उसमें से कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए, आप बहुत आसानी से बग़ैर किसी नोट्स के, बग़ैर रटा लगाए, बग़ैर कोई ज़्यादा मेहनत किए आप उसका जवाब दे सकते हैं। आप में ये काबिलियत हो जाएगी। ये पहला मेरा लेक्चर था, पहला पैराग्राफ था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगला पैराग्राफ भी हम देंगे इसी सबक में से, और फिर हर सबक में से 1 या 2 पैराग्राफ मैं आपको देता जाऊंगा, और ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे। और जब आपके इम्तिहान से बहुत पहले आप इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन जो पैराग्राफ वाला सवाल है उसका जवाब देने के लिए। तो सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और हाँ, अपने कमेंट्स में मुझे बताइए। आप ख़ुद करें। मैं हर पैराग्राफ कराना नामुमकिन है, मुश्किल है, वक्त भी नहीं होता, और ना ही आप हर पैराग्राफ भी देख सकते हैं। तो जब आप ख़ुद करेंगे और किसी पैराग्राफ में, किसी जुमले में आपको मुश्किल हो, आप उसका सवाल ना बना सकें कोई भी, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में वो क्वेश्चन, वो जुमला मुझे लिख के भेजें, वो पैराग्राफ पूछें मुझसे, ताकि मैं आपको वो पैराग्राफ उसकी तशरीह कर दूं, उस पैराग्राफ के क्वेश्चन या आंसर्स हैं वो आपको बता दूं। आप बिला तकल्लुफ़ पूछिए, मुझे खुशी होगी और मैं आपको जवाब दूंगा। बाकी मज़ामीन भी इंशाल्लाह उनके बारे में भी इसी पैटर्न पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे इस चैनल पे। आपको अपने पाँव पे खड़ा होना है, नोट्स को छोड़ना है। आपको जो अकेडमियों का ख़र्चा है मैंने वो बचाना है। नोट्स को छोड़िए, ख़ुद प्रैक्टिस कीजिए, पेपर को समझिए, पेपर बनाने वाले के दिमाग में जाए। जब आप उसके दिमाग से सोचेंगे तो जवाब आपको ख़ुद ब खुद आता जाएगा, पेपर भी ख़ुद ब खुद हल होता जाएगा। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये था पहला लेक्चर, और मेरा मकसद सिर्फ़ आप तक इल्म पहुंचाना है, आगाही पहचानना है, अवेयरनेस देना है। तो अगर मैं इस पे कामयाब हूँ तो फिर मैं समझता हूँ कि मेरा मकसद हल हो गया। ये चैनल आप तालिब इल्मों के लिए ही है, आपका अपना चैनल है। अगले लेक्चर का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में आपको हम अगला लेक्चर भी देंगे।